हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों अभी जो हम करंट में आपका चैप्टर चल रहा है वो है बच्चों आपका प्रोबेबिलिटी। इसमें मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी आपको दे ही दिए हैं। आज जो हम लोग करने जा रहे हो पार्ट नंबर 5 होगा, लेक्चर नंबर 5 होगा। इससे पहले हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आपको बता दिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन पहले में किया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस आपकी एक्सरसाइज भी 13.1 देखी। प्रीवियस में हम लोगों ने जो किया आप लोगों ने अच्छे से देख रखा होगा। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। प्रोबेबिलिटी की पहली एक्सरसाइज दूसरी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो आगे आने वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है, कुछ डिलीटेड पोर्शन भी है। तो बच्चों शुरू करते फिर आज का सेशन। बस हम आपसे वही बातें कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल कोचिंग का फील लेकर के पढ़िएगा। मींस आप ऐसे बैठे जैसे अपनी कोचिंग में कॉपी पेन पेपर लेकर के पढ़ते हैं। तो बस सबसे पहले हेडिंग लगाइए इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसको जानने से पहले समझते हैं कोई एक एग्जाम्पल को लेकर के, ठीक है। सपोज करो हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया जिसमें हम ये कहते हैं टॉस करने हमें 3 कॉइन्स, टॉसिंग 3 कॉइन्स। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। टॉसिंग 3 कॉइन्स, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट डिफाइन किया हुआ है जिस पर हम लोग कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं। टॉसिंग 3 कॉइन्स। अब हम अपनी इवेंट्स को डिफाइन करेंगे कि किस तरह से इवेंट को डिफाइन करें, ठीक है ना। तब हम जाके बता सकें कि वो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट्स होंगे। एक कोई इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी एक का दूसरे पर निर्भर ना होना, है ना। तो आप वहां समझे यानी कि कम से कम हमें 2 इवेंट तो लेनी चली पड़ेंगी, ठीक है ना। तो 2 इवेंट जब लेनी होंगी तो हम पहले तो टॉसिंग 3 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सपोज करो सैंपल स्पेस जो आने वाला है, आप जानते हो 3 कॉइन को टॉस करने पे क्या सैंपल स्पेस बनता है, सभी बच्चे जानते हैं। तो हम लिख देते हैं तीनों हेड हो सकते हैं यानी एच एच एच, 2 हेड 1 टेल। इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों टेल या एक हेड कहिएगा। तो हम ऐसे ले सकते हैं 1 हेड 2 टेल, 1 हेड लिया है 2 टेल, इस तरह से हो सकते हैं। या फिर आपका लास्ट में हेड जा सकता है टी टी एच हो सकता है। एक थोड़ी सी जगह में और इसको लिख लेते हैं, लास्ट में जो बच गया ट्रिपल टी, यानी तीनों के तीनों टेल हो, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा तीनों टेल हैं ये। तो मैंने जो सैंपल स्पेस बनाया है कटा नहीं स्क्रीन से, ठीक है। तीनों हेड है, 2 हेड यहां तक है बच्चों, 1 हेड या 2 टेल यहां तक है, तीनों टेल यहां पर है, तीनों हेड ये है। तो हमने सैंपल स्पेस आपके सामने रख दिया। अब हम इवेंट को डिफाइन करने जा रहे हैं, 2 इवेंट, कोई ई और एफ नाम की। सपोज करो ई हमारी इवेंट वो है जिसमें हम कहते हैं कि हेड आपका फर्स्ट टॉस पे आए, हेड ऑन फर्स्ट टॉस। पहली बार आपने जब टॉस किया होगा तो उसमें हेड नजर आए, ऐसी इवेंट को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। और वो क्या हो सकती है, यहां से लिखते भी हैं। आपका पहली बार हेड यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, 2 3 हो गई, और कहाँ पर एक ये रहा, ठीक है। तो टोटल 4 केसेस आ रहे हैं इसमें, एच एच और एच, डबल एच टी एच, या फिर एच टी टी। इस तरह से आपका ये इवेंट हमने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है जिसमें पहले नंबर पे हेड होना कंपलसरी था, ठीक है। एक एफ नाम की इवेंट हमने ली जिसमें हम ये कह रहे हैं टेल आए ऑन थर्ड, तीसरी टॉस पे टेल दिखाई दे हमें। तो उसके लिए इवेंट क्या बनेगी वो जरा देखो। तीसरी टॉस पे टेल कहाँ कहाँ है बच्चों, ये रहा, इधर है 2 3 और 4, ठीक है ना। तो यानी कि एच एच टी आपका हो सकता है, एच टी टी हो सकता था, या टी एच टी भी हो सकता है, या ट्रिपल टी भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने 2 इवेंट यहाँ पे डिसाइड करी। अभी हम कोई ज़्यादा चीज़ें ना सोचते हुए एक काम करते हैं, इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं। ई के अंदर कितने एलिमेंट, टोटल 4 है, आउट ऑफ कितने में से आए, 8 में से। तो 4/8 यानी कि 1/2 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 1/2। ऐसे हम लोग इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ई यानी एफ की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ
ऐप के अंदर ही 4 लोग हैं, यानी 4 एलिमेंट्स हैं आउट ऑफ 8 सॉरी। तो 4 आउट ऑफ 8 यानी 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान से मैं समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझना है, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अब जरा सोचो, मैं ऐसे कहूँ कि आप ये प्रोबेबिलिटी निकालो तो, लेकिन कुछ ऐसे सोच के निकालो, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट ये होती हैं कि कोई भी 2 इवेंट इस तरह से हैपन हो रहे हैं जैसे कि पहले एक का होना किसी दूसरे पे इफेक्ट ना डाले। तो हम ये मान लेते हैं कि पहले का होना दूसरे पे शायद इफेक्ट डाल रहा होगा, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब हमने कहा इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालो जब एफ ऑलरेडी अकर हो चुकी है। तो देखो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, है ना, देखते हैं। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को भी लगा रहे होंगे। हम क्या बोल रहे होंगे, नीचे क्या लिखेंगे, एन एफ या पी एफ, जैसे लिखना चाहो, पी के टर्म्स में या एन के टर्म्स में, हमने ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 2 में सब बता रखा है। तो मैं एफ यहाँ पे सैंपल स्पेस बनेगा तो एन एस में लिख रहा हूँ, साथ ही साथ ई और एफ में इंटरसेक्शन पार्ट, ई और एफ में इंटरसेक्शन पार्ट वो आप ऊपर लिख रहे होंगे। तो ई और एफ में इंटरसेक्शन कहाँ पर है उसको एक बार सर्किल कर लेते हैं। ई और एफ में, चलो कलर वाइट ले लेते हैं, ई और एफ, ये रहा ई और एफ, इनमें क्या है, एच एच टी नहीं है, ये रहा एक मिला, और दूसरा क्या है, एच टी टी। ये 2 एलिमेंट बच्चों कॉमन आ गए। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ई इंटरसेक्शन एफ जो आ रहा है उसमें 2 एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं, एच एच टी और एच टी टी, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये दो एलिमेंट आपके आ रहे हैं। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, 2 हो गया, और एन एस, यानी कि एन एस यहाँ पे एन एस ना होके यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एफ होगा आपका, ठीक है ना। तो ये एस नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखे जाएंगे, एस लिखा जाएगा। रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस होता है बच्चों, याद आ रहा है आपको, मैंने आपको बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विद रिस्पेक्ट टू रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस एफ। ऐप के रेस्पेक्ट में हम लोग ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, है ना, कुछ ऐसे ही आपको चीजें बताई गई थी। तो ऐप यहाँ पे रखा जाएगा। ऐप के अंदर कितने एलिमेंट्स है बच्चों, 4 ही थे, 4 ही है। तो 2/4 कितना आया, 1/2 आया। जो ये 1/2 आया है, ये प्रोबेबिलिटी आपने ये सोच के निकाली थी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाया था, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, कितना आया, 1/2। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी ई जो हैपनिंग आफ्टर एफ आया है, क्या पीई के इक्वल है। जब आपने प्रोबेबिलिटी ई निकाली, जब बिना किसी कंडीशन के निकाली है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही, 1/2 आ रही। अब यहाँ पे कंडीशन ये डाल दी कि ई की प्रोबेबिलिटी तब निकालो जब एफ ऑलरेडी आकर कर चुका हो। तो ई की प्रोबेबिलिटी और एफ के होने के बाद ई की प्रोबेबिलिटी दोनों ही 1/2 है। इसका मतलब इवेंट एफ के होने से प्रोबेबिलिटी यानी ई की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये इक्वल टू पीई आ गया है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो हमने यहां से क्या दिखाया कि जो पीई है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, पीई बाई एफ के इक्वल है। पीई की प्रोबेबिलिटी हो गई पीई बाई एफ के इक्वल। इसका मतलब एफ के अकरेंस से ई के होने के प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर इवेंट एफ के होने से ई की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर ही नहीं पड़ा, तो ई और एफ दोनों कैसी हैं, आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाती है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं कि पी एफ वाई ई निकालिए जरा, मतलब एफ के प्रोबेबिलिटी निकालो कब, जब ई ऑलरेडी अकर्ड हो चुका हो। तो ऊपर तो वही रहने वाला, क्या, एफ और ई का इंटरसेक्शन, जो कि ये है, यानी 2 आने वाला है। आप लिख भी सकते हो एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइड में क्या, पीई, सॉरी अब पी नहीं एन के टर्म्स में है तो आप एन ई लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये क्या किया हुआ यहाँ पे एन ई एन के टर्म्स में लिखा है। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ये भी फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ई बाई एफ, इस तरह से इसको क्या प्रोबेबिलिटी टर्म्स में लिखते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ एंड डिवाइडेड बाई पी एफ, ठीक है ना। कौन अकर कर चुका है, एफ, तो एफ से ही डिवाइड करिएगा। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो आप पी के टर्म्स में लिखो या फिर एन के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने एन के टर्म्स में यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे एन ई में कितने, 4, और इंटरसेक्शन में कितने, कॉमन तो 2 ही है। तो 2/4 अगेन 1/2 आ गया। अगेन मतलब ये कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड, है ना, वो इक्वल किसके आ गया, ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो
यहाँ से रिजल्ट आपका ये निकल के आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई ऑलरेडी अकर्ड, है ना। ई जब हो जा रहा है तब एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसमें कोई चेंज नजर नहीं आया, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, सो वी कैन से अगेन दैट ई एंड एफ आर हियर, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। आई थिंक मेरी बात समझ में अब आपको आ चुकी होगी। कब हम लोग कहेंगे कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं यहाँ पे, ठीक है, इवेंट्स, ओके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान चीज मैंने आपको यहाँ पे कराई है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती हैं, यानी किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर दूसरे इवेंट के हो जाने से कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एक्चुअल प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की डिफरेंस कोई उनमें ना आए, तो दोनों इवेंट कैसी होती है, इंडिपेंडेंट। कैसे मैंने बताया, यहाँ पे मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाली है जो कि 1/2 आई है, और बिना ई के होने पे केवल इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी निकाली जो कि ये रही, वो भी कितनी है, 1/2 था। कहाँ पर है बच्चों, ये वाई एफ है, अच्छा ये है, ठीक है, ये आई 1/2, ठीक है। यानी पी एफ की ये वैल्यू 1/2, एफ की आफ्टर हैपनिंग ई प्रोबेबिलिटी भी 1/2, दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी दोनों इक्वल है 1/2। सो ई और एफ आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ इस पर बेस एक अब आपका रिजल्ट है वो हम लोग देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आप नोट एक लगाइए, when two events E and F are independent event। अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएं तब हमें क्या सोचना चाहिए। अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है E/F, तो आप इसको क्या लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई PF। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इससे क्या रिजल्ट लाए थे, PE इंटरसेक्शन F, जो कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। क्या आया था, PE/F इंटू में PF, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है कि E और F कैसी हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट अगर इवेंट है तो PE/F इक्वल हो जाएगा PE के, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट अगर हैं तो PE/F जो है PE/F ये इक्वल है PE के, ठीक है। तो वही चीज मैं यहां से कह रहा हूं कि अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट आपकी हैं तो आप क्या कह सकते हो यहां से रिजल्ट को, कि PE/F को आप लिख सकते हो PE, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो बच्चों। तो आप इस तरह से ले आ रहे होगे प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F की। When the two events E and F are independent event, then probability of E intersection F is equal to probability of E multiplied by probability of event F. So this is the आपकी property या condition, necessary condition to prove that when the two events are इंडिपेंडेंट इवेंट। अब हम उतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, हम लोग इस पे काम कर रहे होंगे। ये हमारी एक नेसेसरी कंडीशन आ चुकी है किसी भी दो इवेंट को क्या प्रूव करने के लिए, अगर वो इवेंट आपकी कैसी है बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो, ठीक है। तो अब आप सभी लोग कॉपी पेन पेपर बिल्कुल लेके बैठिएगा। अब हम लोग कुछ इनके एग्जाम्पल्स करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे। तो जल्दी से सभी बच्चों रेडी रहिए। अब आपका जो एक्सरसाइज है बच्चों उस पर काम करने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगे बच्चों, आप उनको भी कर लेंगे, आई थिंक आप कर लेंगे। मैथ बस ऐसे ही चलने वाली है, कुछ भी टफ नहीं है, है ना।
करने से ही सारी चीज़ें होती हैं, बार बार करिए, प्रैक्टिस करिए, और कोई सोल्यूशन होता नहीं बच्चों शॉर्टकट इनका, ठीक है। तो एक्सरसाइज है बच्चों 13.2, जल्दी से ओपन हो जाओ भाई। नेट भी थोड़ा स्लो हो गया है। चलिए 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा इफ पी ए इक्वल टू 3/5, पी बी इक्वल टू 1/5 एंड नहीं फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। वी हैव टू फाइंड हियर पी ए इंटरसेक्शन बी if both the event A and B are independent event। तो ऐसे आपका क्वेश्चन यहां से बन रहा है। तो देखो क्या करना होगा, A and B are independent। अगर A और B इंडिपेंडेंट हैं, इट मीन्स हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा, PA और PB के इक्वल होगा। यानी कंडीशन प्रोबेबिलिटी में जो A है ना, गिवन दैट B यूज कर रहे थे, वो इक्वल हो जाएगा PA के। तो आप PA इंटू PB सीधे लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमसे कहा ही है इंडिपेंडेंट है, हमें प्रूव नहीं करना। इंडिपेंडेंट अगर हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को लगाइए और आंसर ले आइए, ठीक है। देखते हैं कैसे। PA की वैल्यू कितनी है, 3/5 है। PB की वैल्यू 1/5 है। आप मल्टीप्लाई करें 3/25। सो दिस विल बी योर आंसर 3/25। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से बच्चों हम लोगों ने किया है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 2 कार्ड्स ड्रॉन किए गए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स हैं बच्चे। वहां से 2 पत्ते जब निकाले जा रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। दोनों पत्ते ब्लैक हैं, ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जरा समझो, दोनों ब्लैक हो यानी पहला पत्ता ब्लैक है और दूसरा भी ब्लैक है, एंड तो ये हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2 पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे जरा ये सोचो, क्या हमसे ऐसा उसने कहा है कि दोनों इवेंट आपकी इंडिपेंडेंट हैं? ऐसा तो कहा ही नहीं। अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर हम लोग क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को यूज कर रहे होंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कैसे यूज करते थे, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 किया हुआ है, जहाँ पे 4 शायद है, उसमें देख लीजिएगा। इस तरह से हमने बताया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, अगर A इंटरसेक्शन B आप निकालते हो तो आप क्या करते हो, यहाँ पे अगर आपको ये पता चल जाए कि इवेंट A हमारी पहले हो चुकी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखते हो, क्या लिखते हो बताता हूँ अभी। अगर आपको ये पता है कि B पहले हो चुका है तो PB आप लिखिए, अगर A पहले हो चुका बच्चों तो PA लिखेंगे। ये हमें पता चलेगा क्वेश्चन के हिसाब से, या हम डिसाइड कर लेंगे कि मान लो ये पहले हो चुका है। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि A इवेंट पहले हो चुकी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A पहले हम लोग निकालेंगे। अब बारी आई B के होने की, यानी पहले ये हो और ये भी हो, होना तो दोनों को है एक साथ। अब करना कैसे है, A के होने के बाद अब B होने जा रहा, तो A अकर्ड है बच्चों, तो आप डिवाइड में क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। यानी A के होने के बाद प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने जा रहे हैं हम लोग, B की, तो B/A इस तरह से हम लोग लिखते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर यहाँ पे इवेंट दोनों कैसी होती, इंडिपेंडेंट होती, तो हम लोग अपने रिजल्ट को थोड़ा बदल लेते। हम लोग क्या लिखते, P A इंटरसेक्शन B लिखते। A होगी कोई इशू नहीं, वो तो वैसे भी कोई मतलब ही नहीं था, पहले हो गई है ना। अब बारी आती है B की, तो B अगर हो रही है और वो इंडिपेंडेंट है दोनों A और B, तो B के होने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है।
तो फिर आप पी बी बाई ए को क्या लिख रहे होंगे, पी बी लिख रहे होंगे। इस तरह से हम लोग फिर कैलकुलेशन करते अगर इंडिपेंडेंट होता। ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट के केस में ऐसे करेंगे, जो कि हम लोग करंट के लेक्चर में कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अब ये एक्सरसाइज है तो इसमें जो प्रीवियस लेक्चर के कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट भी चल रहा होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से निकल के आता है, कंडीशनल है ना। और ये कब लग रहा होगा, जब इवेंट आपकी इंडिपेंडेंट होंगी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में लगेगा। जब इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं कहेगा तो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो बस ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना है, हमें ये निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, हमसे तो कहा ही नहीं है कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को यूज कर रहे होंगे। मतलब हम क्या लिखेंगे, पी बी वन इंटरसेक्शन बी टू। हम मान लेते हैं पी बी वन हमारी पहले हो रही है और B1 के होने के बाद प्रोबेबिलिटी निकालो B2 की, यानी पहली बॉल जब ब्लैक आ जाए तो सेकंड भी आपकी ब्लैक आए, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो कैसे निकलता है देखो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया, 52 कार्ड्स दिए हैं और बॉल या ब्लैक क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। अच्छा, कार्ड है यहाँ पे ब्लैक, मैंने बॉल जहाँ पे बोला है वहाँ पे कार्ड ब्लैक है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत देर से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट में लगा रहा मैं। तो अब समझते हैं ब्लैक कार्ड टोटल होते कितने, 52 कार्ड्स में से ब्लैक टोटल दो तरह के ही बच्चे कलर वाइज होते हैं, 26 यानी आधे रेड होते हैं और 26 आधे जो बचे वो ब्लैक होते हैं। तो टोटल 26 आपके ब्लैक हैं। तो 26 ब्लैक यानी पहला पत्ता जब आप निकाल रहे होगे तो आपके सामने टोटल 26 ही थे फेवरेबल में, और टोटल कितने थे, 52। तो पहले की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26 डिवाइडेड बाई 52। इसके बाद जब दूसरा आप करेंगे, यानी कि जब आपने पहला ब्लैक निकाल लिया है ना, विदाउट विद रिप्लेसमेंट, कैसा क्या बोलना, कुछ कहा नहीं है इसने, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट कहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट भी बोला, यानी रिप्लेसमेंट नहीं करना। पहला ब्लैक निकल आया तो अब आप वो पत्ता उसमें रख नहीं सकते हो, वो बाहर पड़ा। इसका मतलब इफेक्ट तो पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा सैंपल स्पेस पे, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग ये जो भी यूज कर रहे हैं सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो B2 आए, दूसरे नंबर पे भी ब्लैक आए, क्योंकि एक ब्लैक निकल चुका तो ब्लैक कितने बचे, एक कम हो गया, 25 ब्लैक बचेंगे। सैंपल स्पेस में जो पहले 52 कार्ड्स थे, एक ब्लैक निकल जाने के बाद अब आपके 51 कार्ड्स बच रहे हैं। इस तरह से अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा, ये तो हो गया 1/2, बाकी आगे नहीं हो रहा है, तो 25 अपॉन में 51 हो गया। सॉल्व करेंगे तो 25 अपॉन में 102, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही होगी। ये आपका सेकंड नंबर था, यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें। बहुत ही आसान चीज़ें हैं बच्चों, बस आपको थोड़ा सा धैर्य से काम करना है, बड़ी आराम से चीज़ों को देखिए। मैं प्रोबेबिलिटी जानबूझ के बहुत ही स्लो में कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा है बच्चों को। बैच में अगर जितने भी मान लो तो उसका 25% बच्चे ही इस पर महारत हासिल करते हैं अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है ना, अदरवाइज ये एवरेज ही जा रहा होता है। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बच्चे तैयार कर लेते हैं, उन्हीं की हेल्प से वो बच्चे आगे परफॉर्म करते हैं और मार्क्स जुटा पाते हैं। या कुछ प्रोसेस ऐसी होती जिनकी वो हाफ स्टेप ही कर पाते हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिखा है ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, इफ ऑल द 3 ऑरेंजेज आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। तीनों अगर अच्छे ऑरेंज निकाले जाएंगे तभी वो बॉक्स को अप्रूव किया जाता है सेल के लिए, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीनों गुड हो, इसका मतलब क्या हो, पहला भी निकाला गया तो गुड है, दूसरा भी अच्छा हो, तीसरा भी अच्छा हो। यानी कि प्रोबेबिलिटी आप निकालनी है G, G। इसका मतलब क्या हो गया, आप ऐसे कह सकते हो, इनके बीच में सिंबल इंटरसेक्शन का भी तो लगा सकते हो। तीनों गुड आए तो 1 2 3, ये हमें लाना है। अच्छा, और उसने कुछ ऐसा बोला नहीं है कि आपको कुछ करना है, रिप्लेसमेंट जैसी कोई बात नहीं की। ठीक है, तो पहला गुड है, इसको पहले एक्सपेंड करके लिख लिया जाए, बाद में हम लोग देखेंगे कितने दिए हैं किससे। पहला गुड है, यानी मान लो पहले नंबर पे आपने G1 को निकाला तो अच्छा ही आया। ठीक है, हमें उसको अप्रूव्ड करना है सेल के लिए, उसने ऐसा बोला हुआ है व्हाट अप्रूव्ड फॉर सेल, सेल के लिए अप्रूव्ड करना है तो तीनों अच्छे निकालने ही पड़ेंगे। पहला अच्छा निकल जाने के बाद दूसरे अच्छे की बारी आती है।
तो दूसरा अच्छा तब निकलेगा, यानी कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यूज होगी, क्योंकि उसने कहा नहीं इंडिपेंडेंट जैसा कुछ, है ना। इंडिपेंडेंट तो इवेंट कभी पता भी नहीं, तो जब नहीं बोला है तो हम ऐसे मान नहीं सकते। अब क्या करना होगा, पहला अच्छा निकला है, यानी पहली इवेंट होने के बाद दूसरे के अच्छे होने की प्रोसेस हो रही है, तो पहला अच्छा निकल जाएगा, रिप्लेसमेंट भी नहीं है, सैंपल स्पेस पे इफेक्ट पड़ेगा, कंडीशन प्रोबेबिलिटी हमें लगानी होगी। तो पहला अच्छा निकल गया, दूसरे अच्छे की बात आ रही है, G2 निकाला जाए G1 के होने के बाद, यानी कि G2 यानी कि सेकेंड इज गुड व्हेन फर्स्ट वन इज ऑलरेडी हैपेंड। सिमिलरली तीसरे पे आते हैं, तीसरा भी गुड आए, G2 आए, G3 आए व्हेन G1 एंड G2 बोथ आर हैपेंड। तो ये हमारा फाइनल कैलकुलेशन का प्रोसेस रहेगा। अब आप G1 यानी कि कितने दिए हैं वो भी पता कर लो, नंबर कहीं है कि अभी तक तो देखा नहीं। ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, टोटल 15 है हमारे सामने, है ना। मान लो यहाँ 15, इस तरह से इधर टोटल 15 है ऑरेंजेस, कुछ सही गलत यानी अच्छे बुरे, गुड एंड बैड, उसके बारे में क्या बोला। 12 आर गुड, 12 तो अच्छे हैं भाई, तो 12 और 3 15, तो 3 आपके बैड, क्या लिखा है बैड, ठीक है। इस तरह से उसने बोला, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें काम करना है, अगर पहला अच्छा निकले तो 12 ही तो अच्छे हैं, तो 12 अच्छे से निकले में यानी कि 12 आउटकम, टोटल हमारे 12 फेवरेबल केसेस आउट ऑफ 15, तो पहला अच्छा निकला होगा तो 12/15 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। दूसरा अच्छा निकले लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं करना है, तो 12 से अच्छा एक कम हो गया, बचे कितने 11, टोटल भी एक कम हो गया, टोटल 14। तीसरा निकालने जा रहे हैं, अच्छा ही निकले, रिप्लेसमेंट अभी भी नहीं कहीं करना है, तो आपको तीसरा यानी एक और कम हो गया। अब आपको 10 में से अच्छा ढूंढना है, और फिर क्या करना होगा, एक टोटल कितना हो गया, 2 निकल गए, तो आपका हो गया 13। आप यहाँ भी देखो ऊपर एक एक कम होता जा रहा है, 12 11 10 15 14 13, और चूंकि सबका मल्टीप्लाई करना तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके रख रहे होंगे। अब आपकी कैलकुलेशन है जितने अच्छे से कर सकें, चलो कुछ कर लेते हैं। 5 ट्वाइस 5 3, और 3 से 4, 2 2 जा 2 7 जा, और कुछ नहीं, तो 2 2 जा 4 अपॉन में 13 7 जा, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं, तो 91, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं है ना। कुछ इस तरह से हमें काम करना है, कोई अगर छोड़ा ना हो। अच्छा 11 का तो कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने, तो 4 × 11 है ना, ये तो कितना आएगा 44 आएगा, बच गए 44 अपॉन में 91, तो ये आपका फाइनली आंसर ऐसे रहेगा। आई थिंक मेरी बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बच्चों आपको एक्सरसाइज पे काम करना होगा, ठीक है। तो आगे के जो क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट पार्ट में ला रहे होंगे, ठीक है। तो बस अब आपको ये भी टाइम मिल जाएगा कि आप इन सारे क्वेश्चन को करने की आदत डालिए। सारी एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसे ही खत्म होगी, कुछ भी इसमें नया नहीं अब आपको सीखना है। इसमें 2 चीज़ें जो यूज हो रही थी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड जो निकल के आता मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और दूसरा क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट। हालांकि इंडिपेंडेंट इवेंट को भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही का एक विशेष केस मानते हैं, जहाँ पे हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो PA/B होता है वो PA के ही इक्वल होता है, तो उसी से तो हमने रिजल्ट निकाला। तो इस तरह से बच्चों ये आपका एक्सरसाइज था, इस तरह का कॉन्सेप्ट था, सारा आसान है, बस मैथ प्रैक्टिस मांगता है, और धैर्य से बस क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए और नोट करना बिल्कुल ना भूलें, प्रैक्टिस करिए, और कोई शॉर्टकट इसका सलूशन नहीं है। 2-3 क्वेश्चन समझ में आने के बाद ही आप ट्राई करना शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में, यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच।